स्वागत है साथियों अपना YouTube चैनल झारखंड उत्कर्ष में। आज हम बात करेंगे जनजाति शासन व्यवस्था का अंतिम क्लास होगा आज, जिसे आज हम देखेंगे 3 जनजातियों का शासन व्यवस्था जो आपका बचा हुआ था सिलेबस में, उसको आज कवर करने का प्रयास करेंगे और क्रमबद्ध रूप से हम लोग सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे एक बेहतरीन जनजाति शासन व्यवस्था। उस जनजाति शासन व्यवस्था का नाम है सोरिया पहाड़िया जनजाति शासन व्यवस्था। सोरिया नाम क्या है? सोरिया पहाड़िया जनजाति शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था शासन व्यवस्था ये जो जनजाति शासन व्यवस्था जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग इन सारे तमाम टॉपिकों को आप क्रमबद्ध रूप से अगर नोट्स बनाते जा रहे होंगे तो यकीन कीजिए आपसे बेहतर इन तमाम या जितने भी शासन व्यवस्था पढ़े उससे जितने भी सवाल बन पाएंगे आपसे बेहतर कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि आप क्रमबद्ध रूप से इसमें आप मेहनत कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और आप तैयारी के साथ साथ रिवीजन करते जा रहे हैं। तो इसे आज हम देखेंगे कि ये सोरिया पहाड़ी जनजाति शासन व्यवस्था आखिर किस किस क्षेत्र में पाया जाता है, इसे आज हम देखने का प्रयास करेंगे। एक बात बताते हैं कि यह जो शासन व्यवस्था है झारखंड के, यह जो जनजाति है या झारखंड के किस किस जिले में पाया जाता है, तो हम बताते साथियों कि यह जो झारखंड के जो आपका देखेंगे संथाल परगना का जो क्षेत्र होता है, जिस जिला से गंगा नदी, जिस जिला को स्पर्श करते हुए गंगा नदी निकलती है झारखंड से, वह भी जिला, उस जिला में निवास करती है सोरिया पहाड़िया जनजाति। तो आपको याद हो गया होगा, मैं जो सवाल पूछना चाह रहा हूं आप लोग के मन में ये चल रहा होगा कि किस जिला की बात कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं साथियों साहेबगंज की। किसकी बात कर रहे हैं? साहेबगंज की। तो साहेबगंज इसका अगर क्षेत्र देखा जाए तो आप यहां देखेंगे इस क्षेत्र में वही साहेबगंज है। साहेबगंज उसी के जस्ट पकड़ में हमारा नीचे देखेंगे साहेबगंज के जस्ट नीचे गोड्डा, और गोड्डा के जस्ट ऊपर में बगल में देखेंगे पाकुड़। क्या है? पाकुड़ जिला। ये सारा जिला आपका किस सोरिया पहाड़ी जनजाति शासन व्यवस्था आपको यहां मिल जाएगा। तो ये सोरिया पहाड़ी शासन व्यवस्था हम देख रहे हैं क्योंकि यह भी जनजाति शासन व्यवस्था है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि किस क्षेत्र में, हालांकि यह जो जनजाति, यह जो पहाड़िया जनजाति है, इसका अगर हम देखें ठीक उसी प्रकार से इन लोगों का शासन व्यवस्था है जिस प्रकार से हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे माल पहाड़िया जनजाति शासन व्यवस्था का। माल पहाड़िया का शासन व्यवस्था हम लोग जिस प्रकार से पिछले क्लास में हम लोग अध्ययन किए थे, ठीक उसी प्रकार से यह भी जनजाति उसी के कदमों पर चलते हुए अपना शासन व्यवस्था को संचालित करने का प्रयास करता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, देखते हैं कि किस किस क्रम में ये बदलाव किए। तो यहां हम देखते हैं कि माल पहाड़िया की ही भांति शासन व्यवस्था थी इसकी। माल पहाड़िया की भांति शासन व्यवस्था। आप समझ पा रहे हैं? शासन व्यवस्था हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, समझ जाएंगे, आप लोग लिख लेंगे कि माल पहाड़िया की भांति ही इस जनजाति की शासन व्यवस्था थी, क्योंकि इसी माल पहाड़िया की जो शासन पद्धति थी, जो संचालन करने का जो तरीका था, उन तमाम व्यवस्थाओं को यह भी संचालित करने का प्रयास किया, यह भी लाने का प्रयास किया। तो आप देखते हैं कि ये माल पहाड़िया की भांति जो अपना जो इस शासन व्यवस्था में क्या क्या बदलाव किया है, तो इसमें बदलाव देखेंगे कि इसका भी एक अपना क्या होता था, गांव होता था। सारा जो पंचायत होता था, जो भी होता था, गांव होता था। ये जो व्यवस्था, शासन व्यवस्था जो होता था, इन लोगों को भी एक गांव प्रणाली होता था, इन लोगों का भी अपना एक गांव होता था। और इस गांव का जो प्रमुख होता था साथियों, इस गांव का जो प्रमुख होता था, या जो इस गांव का जो प्रमुख होता था, प्रधान होता था, वह होता था मांझी। कौन होता था? मांझी। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि यहां जो ये हिस्सा है मांझी, इसे याद रखेंगे, क्या है? मांझी। मतलब जो है ये जो शासन व्यवस्था कहीं ना कहीं अपने ग्रामीण क्षेत्र में ये पद्धति, क्योंकि गांव में निवास कर रही है इस पहाड़ी,
हमने बताया कि यहाँ जो जितने भी जनजातियां हैं ये देख रहे होंगे कहीं ना कहीं जंगलों में निवास करती, क्योंकि जंगल को साफ करके अपना एक बस्ती बनाया, अपना एक गांव बनाया। तो उन लोगों का भी एक गांव होता था और उस गांव के प्रमुख जो होता था वह मांझी होता था। मांझी जो कहता था उनकी बातों को उस गांव के लोगों द्वारा अमल किया जाता था, उनकी बातों को सर्वमान्य माना जाता था। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये गांव के जो प्रमुख थे वह मांझी थे। हालांकि ये मांझी जरूर थे, साथ साथ ये धार्मिक दृष्टिकोण से भी धार्मिक विचार भी लोगों को देते थे। इसका मतलब ये पुजारी का देखभाल भी, धार्मिक से संबंधित क्रियाकलापों का भी कार्य जो करते थे वह कौन करते थे? मांझी। तो पुजारी का भी प्रमुख थे, ये गांव के प्रमुख मांझी थे और पुजारी के भी प्रमुख थे, अर्थात धार्मिक प्रधान के भी ये क्या थे? प्रमुख थे। पुजारी भी थे ये मांझी, पूजा से संबंधित काम करते थे। कौन? मांझी कार्य संपादित करते थे। अब हम बात कर रहे हैं कि यह जो मांझी है, इस मांझी के 3 सहयोगी भी थे। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं प्रमुख होता है। साथियों देखिए एक बात है कि हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है, साथ साथ हमारा देश एक गणतंत्रात्मक देश है। गणतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश के यहाँ लागू किया गया है। हालांकि इन जनजातीय शासन व्यवस्था में गणतंत्रात्मक व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं यह जो व्यवस्था है प्राचीन काल से सदियों से चली आ रही है। उसी व्यवस्था को देखते हुए आज हमारे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में, यूं कहें पूरे विश्व के स्तर पर अधिकांश देश लोकतांत्रिक व्यवस्था को महत्व देते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बल देते हैं, जोर देते हैं। आखिर क्यों देते हैं? हम ये बता रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इसलिए जोर देते हैं क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था वही देश होता है जिस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है, जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष को चुन करके भेजा जाता है। ना उसका क्या होता है? उस जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होता है वह देश कभी भी लोकतंत्र के रूप में मूर्त रूप नहीं ले पाएगा, लोकतंत्र का मूर्त रूप नहीं ले पाएगा, क्योंकि वह हो गया क्या? एक प्रकार से राजतंत्र व्यवस्था हो गया। लोकतंत्र देश वह देश कहलाएगा जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष चुनाव या चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से जाता हो या चुनाव के माध्यम से वह राष्ट्राध्यक्ष का पद हासिल करता हो, उसी देश बन सकता है लोकतंत्र। क्या कहेंगे? लोकतंत्र। तो अभी भी हमारे देश जैसे राष्ट्रपति हमारे क्या है? एक लोकतांत्रिक पद है, क्योंकि हम लोगों के द्वारा क्या किया गया? अप्रत्यक्ष रूप में। प्रत्यक्ष रूप में तो राष्ट्रपति को हम लोग वोट नहीं देते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में हम उन्हें वोट देते हैं। क्यों? अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही उन्हें वोट दिया जाता है और फाइनली उसे चुना जाता है राष्ट्रपति पद के लिए। इसलिए गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी है और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। ठीक उसी प्रकार क्योंकि राष्ट्रपति का भी एक सलाहकार होते हैं, नीचे राष्ट्रपति के नीचे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के नीचे अन्य कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार इस मांझी के भी क्या थे? इस मांझी के भी सहयोगी थे। तो इनके 3 सहयोगी थे साथियों। इसके 3 सहयोगी कौन कौन थे इसे हम देखें तो इसके जो सहयोगी थे वह कोतवार था और गिरी था। कोतवार, गिरी और एक गोड़ाइत। क्या बोलते हैं? गोड़ाइत, जिसको गोड़ाइत। तो ये जो गांव के जो प्रमुख होते थे सोरिया पहाड़िया के शासन व्यवस्था में आप देखेंगे उसके प्रमुख को क्या कहलाता था? मांझी कहलाता था। और मांझी के जो सहयोगी दल थे, जो सहयोग करने वाले लोग थे, एक कौन कौन था पद? कोतवार था, गिरी था और गोड़ैत था। जिसे गोड़ैत को भंडारी भी बोला जाता था, या इसे आप भंडारी भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? भंडारी भी। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि हम लोग पिछले बार जब देखे थे माल पहाड़ी जनजाति व्यवस्था में, तो वहां देखे थे कि कई गांव मिलकर के एक संगठन का निर्माण होता था और उस संगठन का जो मालिक होता था, उस संगठन का जो प्रमुख होता था, वह कौन होता था? सरदार। कौन होता था? सरदार। लेकिन आप यहां देखेंगे कि ये जो होता था, यहां आप देखेंगे कि वहां तो सरदार होता था, लेकिन यहां इस व्यवस्था में केवल बदलाव क्या किया कि वहां भी कई गांवों को मिलकर के, एक से अधिक गांवों को मिलाकर के प्रमुख को क्या कह दिया गया था? सरदार। अब यहां क्या बदलाव है? यहां भी क्या हुआ कि अंतर ग्रामीण, इस गांव के अंदर में भी अंतर ग्रामीण संगठन व्यवस्था लाया गया, बनाया गया। क्या लाया गया? अंतर ग्रामीण संगठन व्यवस्था। तो अंतर ग्राम्य संगठन व्यवस्था हम देखें तो अंतर ग्राम्य संगठन, अंतर ग्राम्य संगठन
ये अंतरग्राम संगठन कैसे बनता है साथियों? अंतरग्राम संगठन आपका इस शासन व्यवस्था में दो तरीके से पाया जाता है। अंतरग्राम संगठन का जो निर्माण होता है ये एक से अधिक गांवों को मिलाकर बनाया जाता है। एक से अधिक गांवों का मिलाकर के क्या जाता है? बनाया जाता है। तो इसको बोलते हैं अंतरग्राम संगठन। लेकिन हालांकि इस बात का आपको जानना चाहिए कि इस अंतरग्राम संगठन इस शासन पद्धति में दो तरीके से रेगुलेट किया जा रहा था। एक क्या किया जाता था, आप देखेंगे कि एक जो था 15-20 गांवों का एक समूह होता था। एक पहला जो संगठन बनता था, एक 15-20 गांवों का एक समूह होता था। उस समूह के जो प्रमुख होते थे, यहां हम लिख दे रहे हैं, एक यहां आप देखेंगे, एक तो 15-20 गांव का समूह को 15-20 गांव के समूह होता था, ठीक है। 15-20 गांव का समूह होता था। यहां नीचे यही लिख दे रहे हैं दो, ठीक है। एक आपका जो था 15-20 गांवों का समूह था, मतलब ये 15-20 गांवों से मिलकर के बनता था अंतरग्राम संगठन, ठीक है। दो अंतरग्राम संगठन पाया जाता था इस व्यवस्था में, याद रखिएगा। एक तो 15-20 गांव का समूह होता था, जिसके जो प्रधान होते थे, जिसके जो प्रमुख होते थे, वह होता था नायक। उसको क्या कहते थे साथियों? नायक। मतलब इसके प्रमुख को हम लोग क्या कहेंगे? इसके प्रमुख को हम लोग बोलते हैं, इसके प्रमुख को नायक कहा जाता है। नायक कहा जाता है। मतलब दो अंतरग्राम संगठन, पहला जो अंतरग्राम संगठन जो था 15 से 20 गांव का जो सम्मिलित स्वरूप जो था, उसके जो प्रमुख होते थे, उसके जो संचालक होते थे, उसके जो प्रधान होते थे, उस व्यक्ति का नाम होता था, उस व्यक्ति का पद का नाम होता था नायक। क्या होता था? नायक। ये पद आता था। प्रमुख को क्या कहते थे? नायक कहते थे। प्रमुख जो होता था उसको क्या कहते थे? नायक। जिस प्रकार से राष्ट्राध्यक्ष जो है, हिंदुस्तान के राष्ट्राध्यक्ष, ये हम लोग बोलते हैं हिंदुस्तान के जो राष्ट्राध्यक्ष है वह कौन है? तो राष्ट्रपति के नाम से जानाते हैं। भले राष्ट्रपति का नाम अलग है, लेकिन जो पद का जो नाम दिया गया है, क्या दिया गया है? राष्ट्रपति। जी हाँ, राष्ट्रपति। ठीक उसी प्रकार इस 15-20 गांवों का जो समूह से जो पद का निर्धारण किया जाता था, उस पद का जो नाम था नायक था। क्या था? नायक। अब दूसरा जो संगठन जो इन्होंने बनाया था, वह 70 से 80 गांवों को मिलाकर के एक संगठन बनाया गया था। कितने साथियों? 70 से 80 गांव। एक तो था 70 से 80 गांवों को मिलाकर के एक अंतरग्राम संगठन बनाया गया। कौन? एक अंतरग्राम संगठन बनाया गया, और जिसका प्रमुख जो था उसको कहते थे सरदार। क्या कहा जाता था? सरदार। तो इसके प्रमुख को हम लोग बोलेंगे सरदार। यहां हम लिख दे रहे हैं, प्रमुख कौन हुए? सरदार। लेकिन हालांकि ये सरदार जो टर्मिनोलॉजी जो आया, तो कहीं ना कहीं हम देखे थे, माल पहाड़िया शासन व्यवस्था में भी देखे थे कि कई गांवों को मिलाकर के एक संगठन बनाया था, और उस संगठन का जो जिम्मेदारी सौंपी जाती थी, किस व्यक्ति को सौंपी जाती थी? जिस व्यक्ति को सौंपी जाती थी उसको बोलते थे सरदार, माल पहाड़िया में। ठीक उसी प्रकार सौरिया पहाड़िया में क्या है, यहाँ हालांकि गांवों का संख्या अधिक हो गया, 70 से 80 गांव की संख्या बढ़ गई है, लेकिन यहाँ 15 से 20 गांव के नायक कहते थे। इसका मतलब क्या हुआ? नायक बड़े हुए कि सरदार? इसका मतलब यह हुआ कि सरदार सबसे बड़े हुए, नायक की तुलना में सबसे बड़े हुए। मतलब सबसे छोटा पद आपका कौन सा हो गया? सरदार की तुलना में नायक हो गया यहाँ, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा पद आप देख रहे हैं सरदार। क्लियर है आप लोग? ठीक है, आप लोग समझ गए। आगे अब हम बात करते हैं कि ये, लेकिन एक बात यहां देखिएगा कि ये जो सरदार है और एक नायक और एक मांझी, इन तीनों को क्या था कि अंग्रेज जब शासन कर रहे थे, तो अंग्रेज क्या कर रहे थे? इन्हें मान्यता प्राप्त दिए थे। इन लोगों को अंग्रेजों द्वारा मान्यता प्राप्त था। मान्यता प्राप्त कहने का मतलब है कि ये मांझी, सरदार और नायक को भी क्या दिया जाता था? मासिक वेतन दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। क्लियर है? मान्यता प्राप्त अंग्रेजों के, जो अंग्रेज बोलते थे वही ये सब काम करते थे। अंग्रेजों के द्वारा मान्यता प्राप्त कहने का मतलब है कि अंग्रेज जो काम करवाएंगे, जो बात बोलेंगे, जो भी दिशा निर्देश देंगे, वो मांझी करेगा, उसी के दिशा निर्देश पर सरदार कार्य करेगा, उसी के दिशा निर्देश पर नायक करेगा। तो ये जो आपका है
तो ये तीनों किसके समय के थे? ये तीनों का जो मान्यता मिली थी अंग्रेजों के द्वारा, मान्यता अंग्रेजी काल में इसे मान्यता प्राप्त था। और हालांकि इसे मासिक वेतन भी दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा ही समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। मांझी, सरदार और नायक को वेतन मिलता था साथियों, इसे याद रखेंगे। लेकिन एक बात यहां देखेंगे कि इन लोगों का गांव तो था, लेकिन इस गांव में क्या था कि एक पंचायत होता था। क्या होता था? गांव में एक ग्राम पंचायत होता था। और इसी ग्राम पंचायत में क्या होता था? इन लोगों का एक ग्राम पंचायत, और जितने भी मामला आता था गांव से संबंधित, उस पंचायत से संबंधित, उन तमाम समस्याओं का निदान वह ग्राम पंचायत करता था। कौन करता था? ग्राम पंचायत। तो इनका एक अपना ग्राम पंचायत होता था, ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत होता था। और इसी ग्राम पंचायत क्या करता था? सभी मामलों की, सभी मामला, जितने भी प्रकार, अभी भी आपके पास आप देख पा रहे हो कि आपके गांव में क्या क्या घटना घटता है, ठीक उतना ही सारा प्रकार आपका उस समय भी घटित होता होगा। इसलिए सभी मामला का निपटारा करते थे कौन? ग्राम पंचायत, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? ग्राम पंचायत सभी। अब हम देख पा रहे हैं कि ये इस सोरिया पहाड़िया में ये सभी मामलों को ग्राम पंचायत तो निपटारा गया। एक बात है कि जब जनजाति लोग, जनजाति तो हालांकि 32 जनजाति झारखंड में पाई जाती है, सभी जनजातियों का अलग अलग रहन सहन, अलग अलग खान पान है। लेकिन इसी क्रम में इस जनजाति की अगर हम बात करें सोरिया पहाड़ी की, तो देखेंगे कि ये जो पहाड़ी जो जनजातियां हैं एक क्रमबद्ध तरीके से, एक पैरेलल रूप में अपनी गांव को बसाते थे। अपनी गांव को एक क्रम, अपनी आवास जो था, ये कहने का मतलब, आवास पैरेलल कहने का मतलब ये हुआ कि यहां देखेंगे कि एक का घर यहां है, एक का घर यहां, एक का झोपड़ी, एक का यहां, जो बांस का बना हुआ था, बांस से बना होता था इन लोगों का गांव, ठीक है, बांस से बनाया था। तो इसी के पैरेलल यहां देखेंगे, इसी के पैरेलल, इसी के पैरेलल, इसी के पैरेलल, इसी के पैरेलल, मतलब पैरेलल का मतलब ये होता है समानांतर। तो समानांतर से इन लोग क्या हुआ कि बसते थे। तो उस आवास को कहा गया, उस आवास को बोला जाता था इस जनजातीय में अड्डा। क्या बोला जाता था? सोरिया पहाड़िया की आवास को अड्डा के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है साथियों? सोरिया पहाड़िया के गांव को, अर्थात आवास को क्या बोला जाता है? आवास, गांव को नहीं, आवास को अड्डा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अड्डा। तो हम लिख दे रहे हैं, यहां हम लिख दे रहे हैं, ये जो था, ये आवास कैसा होता था? समानांतर। याद रहेगा, ये आवास को क्या होता था? आवास को क्या कहते थे हम लोग? अड्डा कहा जाता था। अड्डा कहा जाता है, अड्डा, ठीक है, अड्डा कहा जाता है। तो ये सोरिया पहाड़िया का जो आवास होता था, रहने के लिए जो आवास होता था, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल ठीक है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, आइए देख रहे हैं। ये जो आवास जो होता था, ये अड्डा, थोड़ा सा चल नहीं रहा, अड्डा, ठीक है, ये अड्डा कहा जाता था, ठीक है। मतलब सोरिया पहाड़िया जनजाति के आवास को क्या कहा जाता था? अड्डा। और ये आवास कैसा होता था साथियों? समानांतर। समानांतर मतलब पैरेलल रूप में, समानांतर, ठीक है, समानांतर में होता था ये आवास इन लोगों का। लेकिन ये जो बात है, यह जो समानांतर जो थे, क्यों रहते होंगे इस तरह के भाई? एकजुट में रहने के लिए। आप जानते हैं कि कोई भी समाज या कोई भी सभ्यता या कोई भी संस्कृति वही डेवलप होती है अधिकांशतः जहां नदी घाटी होती है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? अब नदी घाटी होने के साथ साथ एक बात है, समाज कैसे डेवलप होता है? समाज एक के बगल में क्या होता है, एक से अधिक लोगों का जिस जगह पर अस्थायी रूप से निवास होता है, वहां धीरे धीरे क्या होता है? डेवलप होता है और समाज का एक रूप लेता है, बृहद रूप लेता है। तो ठीक उसी प्रकार इन लोगों का आवाज जो था समानांतर एक लाइन में रखा, ये बनाया जाता था, जो बांस से बना होता था, पत्ती से। जंगलों में क्या बनता होगा भाई? इन लोग क्या बनाता होगा? बांस से बनाता होगा, लकड़ी से बनाता होगा, ये पत्तियों द्वारा बनाता होगा। तो ये जो अड्डा, अब एक बात यहां जो आता है विवाह के लिए जो बातचीत करता है, आप देखेंगे हम लोगों के लिए जो विवाह के लिए बात की जाती है, जो इंसान का, अगर कोई मान लीजिए कि आपकी विवाह, हमारी विवाह का बात अगर कोई व्यक्ति के माध्यम से होता है, तो उस व्यक्ति को हम लोग अभी के समय में क्या बोलते हैं? अभी के समय में हम लोग क्या बोलते हैं? उसको अगुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगुआ बोलते हैं। क्योंकि मतलब
आप मन ही मन खुश हो रहे हैं इस बात को सुन करके, लेकिन हालांकि अभी समय है आपके अंदर। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि उस प्रकार उस समय भी सोरिया पहाड़िया में भी इन लोगों का जब विवाह होता था, जो विवाह के लिए जो संपर्क साधता था, जो विवाह के लिए रिश्ता जोड़ता था, उस रिश्ता जोड़ने वाले को क्या कहा जाता था? अगुआ। क्या बोला जाता था? अगुआ। याद होगा ये, सॉरी अगुआ नहीं, अगुआ तो अभी वर्तमान समय बोलते हैं, अगुआ नहीं सिंधु बोला जाता था। क्या साथियों? सिंधु, अगुआ नहीं। ये जो आपका है विवाह, हम लिख दे रहे हैं, ये क्या लिख दे रहे हैं हम? विवाह के लिए बातचीत करने वाला व्यक्ति, विवाह के लिए बातचीत करने वाला व्यक्ति, बातचीत करने वाला जो व्यक्ति था, बातचीत करने वाला व्यक्ति को अभी के समय में हम लोग अगुआ बोलते हैं, लेकिन उस समय जो बोला था उस टर्मोलॉजी का नाम था, वो जो टर्म दिया गया था इन लोगों के माध्यम से, उसको कहते हैं सिंधु। क्या बोलते हैं? सिंधु। सिंधु, ठीक है, इसे याद रखेंगे। ये सिंधु है, इसे जरूरी याद रखना कि विवाह के लिए जो बातचीत करने वाला व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं हम लोग क्या? सिंधु कहा जाता था। हम लोग नहीं बोलते हैं, ये सोरिया पहाड़िया के समाज में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये सिंधु। हालांकि ये विवाह के लिए आप लोग देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये सोरिया पहाड़िया का निवास स्थान कहाँ है। निवास स्थान अगर हम बात करें साथियों, तो निवास स्थान देखेंगे कि राजमहल की पहाड़ियां आप देख पा रहे होंगे सबसे किनारे में। राजमहल की पहाड़ियां आपका देखेंगे संथाल परगना में अधिकांश विस्तृत है राजमहल की पहाड़ियां। तो इन लोगों का जो निवास है वो राजमहल की पहाड़ियां। अब राजमहल की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो राजमहल की पहाड़ियां एक झारखंड से, वहां से राजमहल से एक नदियां निकलती है, वहीं से आपका झारखंड से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है बांसलोई नदी। क्या नाम है? बांसलोई नदी। यहां हम देखते हैं, अगर इसका हम निवास की बात करें, निवास की बात करें, अगर हम निवास की बात करें तो इसका निवास जो है, एक नदी है बांसलोई नदी। कौन सा? बांसलोई नदी। ठीक है, इससे बेहतर है आप इसे लिख लीजिए राजमहल की पहाड़ियां। राजमहल की पहाड़ी में निवास करते हैं कौन? सोरिया पहाड़ी। इन लोगों का जो निवास स्थल आप देखेंगे राजमहल की पहाड़ी में निवास करते हैं, झारखंड के राजमहल का पहाड़ी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये जो राजमहल की पहाड़ी है, ये नदी एक नदी है, उसी नदी के उत्तरी हिस्सा में राजमहल की पहाड़ी पड़ती है। वह उस नदी का नाम है, ये राजमहल की पहाड़ी कहां है? तो राजमहल की पहाड़ी अगर हम देखें तो राजमहल की पहाड़ी जो है बांसलोई नदी, बांसलोई नदी के उत्तर में, क्या नाम है? उत्तर में स्थित है। ये जो राजमहल की पहाड़ी कहां स्थित है? तो बांसलोई नदी के उत्तर में है। कौन सा? बांसलोई नदी के उत्तर में। कौन सा? राजमहल की पहाड़ी। कौन सा? राजमहल की पहाड़ी। अब ये राजमहल की पहाड़ी में आखिर कौन निवास कर रहे हैं? तो इसका मतलब सीधा सा बात है कि सोरिया पहाड़िया लोग निवास करते हैं। लेकिन इसी बांसलोई नदी के दक्षिण में जो निवास करते हैं वह कौन है? माल पहाड़िया, जो पिछले क्लास में लोग पढ़ चुके हैं। इसी बांसलोई नदी के उत्तर में आपका एक क्या है? माल पहाड़िया का निवास है। इसी के दक्षिण में, बांसलोई नदी के दक्षिण में क्या है? माल पहाड़िया निवास करते हैं। अब एक बात है, यहां देखिएगा कि ये जो सोरिया पहाड़िया है तो कहीं ना कहीं जो है ये माल पहाड़िया का ही रूप है। ठीक है, आप इसे देखेंगे कि ये माल पहाड़िया का ही हिस्सा है, देखेंगे इसी का विभाग है, अलग है। अब यहां बांसलोई के नदी के उत्तर में हम देख लिए। अब इसके बांसलोई के नदी के दक्षिण में अगर देखें, इस बांसलोई नदी के अगर मान लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल समझिए कि ये राजमहल से निकलता है। सपोज कि ये झारखंड है, ये राजमहल की पहाड़ियां इधर है, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये राजमहल की पहाड़ियां हैं, जिसे संथाल परगना के क्षेत्र में लोग बोलते हैं। तो ये जो मान लीजिए कि यहां से कोई नदी निकलती है, बांसलोई नदी, यहां से बांसलोई नदी निकलती है, तो ये जो बांसलोई नदी निकलती है, तो ये जो बांसलोई नदी है इसी के उत्तर में, इस नदी के उत्तर में जो है, इस नदी का जो उत्तर हिस्सा होगा, ये तो उत्तर हिस्सा होगा, तो ये जो आपका राजमहल पहाड़ी है,
ठीक है, राजमहल पहाड़ी ये आपका देख रहे हैं। अब इसी राजमहल के पहाड़ी, तो यहां कौन शासन कर रहा है, यहां कौन निवास कर रहा है, तो शौरिया पहाड़ी, शौरिया। लेकिन इसी बांसनदी नदी के दक्षिण में जिधर प्रवाहित हो रही है आप देखेंगे, इसी के दक्षिण में यहां देखेंगे तो यहां जो आपका होगा, यहां जो होगा आपका माल पहाड़िया निवास करता है। कौन, माल पहाड़िया। समझ पा रहे हैं आप लोग, माल पहाड़िया। ये जो है जब नदी हम लोग देखेंगे तो वहां हम लोग समझेंगे बहुत बेहतरीन ढंग से। खैर यहां आप समझिए इस बात को, केवल याद रखिएगा कि शौरिया पहाड़ी का निवास स्थान राजमहल की पहाड़ी, इतना याद हो जाएगा आपको, क्लियर। लेकिन अब सवाल पूछा जाए कि राजमहल की पहाड़ी किस नदी के उत्तर में स्थित है साथियों, तो बांसलोई नदी के उत्तर में, बांसलोई नदी के उत्तर में स्थित है क्या, राजमहल की पहाड़ी, क्या, राजमहल की पहाड़ी। लेकिन यदि बांसलोई नदी के दक्षिण में अगर पूछा जाए किस जनजाति का निवास स्थान है, तो माल पहाड़ी, क्या, माल पहाड़ी का निवास स्थान है। इसे याद रखेंगे आप लोग, माल पहाड़ी का निवास स्थान है। अब हम लोग यहां देखेंगे, इसके बाद हम धीरे धीरे इसकी भाषा को देखेंगे कि इसकी भाषा क्या है। अगर हम इसकी भाषा की बात करें तो भाषा इसकी अधिकांशता जो है ये माल्टो, इनकी जो भाषा है वह माल्टो भाषा है। क्या, माल्टो, माल्टो भाषा, माल्टो या माल्टो भी लिखता है बुक, इसे याद रखेंगे, माल्टो या माल्टो, ये दोनों एक ही है, माल्टो या माल्टो। यह जो है उराव जनजाति की भाषा से मिलती जुलती है। उराव जनजाति की जो भाषा थी आपको याद होगा, अगर उराव जनजाति की भाषा आपको याद होगा तो आप जरूर कमेंट करके आप हमें बताएं कि ये उराव जनजाति की भाषा क्या थी। खैर आप लोग बताइएगा, इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उराव जनजाति की भाषा से इसकी मिलती जुलती भाषा थी, किनकी, ये शौरिया पहाड़ी की भाषा। और शौरिया पहाड़ी की जो भाषा है उस भाषा, कौन सा भाषा है, मालको। जिस प्रकार से हम लोगों की भाषा जो है वो भारतीय जो भाषा है, ये हिंदुओं की जो भाषा आप देखेंगे वह कौन सा है, हिंदी है। क्या है, हिंदी है, भारत का भाषा हिंदी है। लेकिन ठीक उसी प्रकार इन जनजातियों की भाषा अपनी अपनी भाषा होती है। हिंदी भारत का भाषा हिंदी होने के बावजूद भी भारत इतनी विविधता से भरी हुई है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। लेकिन ऑफिशियल रूप से देखा जाए तो हमारा जो भाषा है प्रमुख रूप से वह हिंदी भाषा है। ये खास करके विशेष करके देखेंगे, उत्तर भारत में बहुत ज्यादा हिंदी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में आप जाइएगा हिंदी का प्रयोग उतना नहीं किया जाता है। अधिकांशतः आपका क्या होता है, ये इंग्लिश में ज्यादा अंग्रेजी का प्रयोग होता है। हालांकि वो बात की बात है, हम लोग यहाँ देख रहे हैं भाषा माल्टो की बात करेंगे। अब यहाँ जो इस प्रकार से हम लोग देखे, जब ये सरकारी आया, सरकारी जब पंचायतें आने लगी तो सरकारी पंचायत आने के बाद क्या हुआ, ये इन लोगों का जो ग्राम पंचायत था वो धीरे धीरे इन लोगों की जो पंचायत व्यवस्था थी वो पंचायत धीरे धीरे क्या होने लगा, खत्म होने लगा। और अभी इसके जगह पर क्या ले ली है, सरकारी पंचायत व्यवस्था आ चुकी है। ये धीरे धीरे एक गौण होता चला जा रहा है साथियों, इन लोगों का ग्राम पंचायत शासन व्यवस्था, इसके जगह पर सरकारी ग्राम पंचायत व्यवस्था आ चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग देखे शौरिया पहाड़िया के बारे में। अब हम बात करेंगे, उम्मीद कर रहे हैं कि इसको आप बेहतर ढंग से आप समझ पा रहे होंगे। देखिए साथियों, हम जो बताने का प्रयास कर रहे हैं ये बहुत ही आपको केवल कंपटीशन जो पीटी के लिए एकदम फोकस है, पीटी के लिए आपका फोकस्ड है। हालांकि मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है, ये थोड़ा सा समस्याएं कुछ आ जाती है जिसके कारण मुझे थोड़ा सा आपके साथ लेट हो जाता है आपसे मिलने के लिए। लेकिन मुझे जितना समय मिल पा रहा है उतना आपको भरपूर में हम देने का प्रयास करेंगे, आप इसका जरूर लाभ उठाएं। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला जो जनजाति शासन व्यवस्था है, अगला हम जो बात करेंगे वह है परहिया शासन व्यवस्था या परहिया जनजाति शासन व्यवस्था। परहिया, क्या नाम है, परहिया। आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं परहिया शासन व्यवस्था। परहिया जनजाति शासन व्यवस्था। धीरे धीरे आप लोग नोट्स बनाते चलिए। मैं नोट्स बनाने के लिए इसलिए दबाव दे रहा हूं क्योंकि आपको वही मदद देगा आपके जीवन में, वही आपको एक साथ देने जा रहा है, इसलिए आप उसे नेगलेक्ट नहीं करें, आप नोट्स बेहतरीन ढंग से बनाएं। अब बात करेंगे हम लोग परहिया जनजाति शासन व्यवस्था की।
अब ये जो परहिया जनजाति शासन व्यवस्था है, इस परहिया जनजाति शासन व्यवस्था जो है, अब देखेंगे कि यह जो परहिया जनजाति लोग है, ये किस प्रजाति या किस समूह से संबंध है। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे थे कि पिछले जितनी भी जनजातियां आप लगभग देखेंगे, लगभग 90+ जो जनजातियां हम लोग देखे, वो अधिकांशता आपको मिलेगा किस जनजाति समूह का। मुझे पता है कि आप लोगों का जवाब आ चुका है, वह है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह। कौन? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह प्रजाति है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जन समूह, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित ये परहिया जनजाति लोग हैं। लेकिन हालांकि इसका अगर हम क्षेत्र की बात करें साथियों, तो हम क्षेत्र की बात इसलिए हम क्रमबद्ध रूप से चल रहे हैं, आपका अलग अलग पॉइंट नहीं, एक ही पॉइंट बिंदु से सारी जनजातियों को देखने का प्रयास कर रहे हैं। अब उससे आप अलग कर लेंगे कि इसकी शासन व्यवस्था क्या है, उसकी शासन व्यवस्था, उस जनजाति की शासन व्यवस्था क्या है। तो आप इस प्रकार से आप क्रमबद्ध रूप से आप देखेंगे तो आप अलग कर पाएंगे और मेमोराइज कर पाएंगे। तो इसका क्षेत्र देखें अगर हम, तो क्षेत्र अगर हम देखें तो इसका पलामू, ठीक है, इसका जो क्षेत्र है आप देखेंगे मुख्य रूप से इसका भी देखेंगे कि पलामू में ज्यादा इसका विस्तार है। वैसे पलामू में भी है लातेहार, गुमला, आप देखेंगे एक आपका यहां देखेंगे हजारीबाग, रांची, संथाल परगना, ठीक है। ये जो जिला है, इन जिलों में क्या है आपका, ये परहिया जनजाति लोग निवास करते हैं, वहां पाया जाता है। इन क्षेत्रों में, झारखंड के इन जिलों में पाया जाता है। लेकिन ये क्या है कि इनकी संख्या बहुत ही कम रह चुकी है। ये इनकी संख्या उतनी तादाद में नहीं है जितनी अन्य जनजातियां की संख्या पाई जाती है झारखंड में। इसलिए इसको माना गया परहिया जनजाति को अल्पसंख्यक जनजाति, अल्पसंख्यक आदिम जनजाति इसे माना जाता है। इसे अल्पसंख्यक आदिम जनजाति के रूप में माना जाता है, गिना जाता है। यह जो है आदिम अल्पसंख्यक आदिम जनजाति, अल्पसंख्यक आदिम जनजाति के रूप में इसे क्या होता है, माना जाता है। क्योंकि इसकी संख्या जो है, इसे हम देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक आदिम जनजाति मानी जाती है, किसको? परहिया जनजाति शासन व्यवस्था। अब ये अल्पसंख्यक आदिम जनजाति जो पाई जाती है या मानी जाती है, यह विशेष करके आप देखेंगे कि पलामू की पहाड़ियों पर निवास करते हैं। यह पलामू की पहाड़ियों पर ये निवास अधिकांश करते हैं। पलामू की पहाड़ियों पर, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, यह आप याद रखेंगे कि यह जो परहिया जनजाति है वह पलामू की पहाड़ियों पर एक लंबे समय से निवास करते आ रही है। कौन? परहिया जनजाति व्यवस्था। ये आपका अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। अब हम बात करें कि अल्पसंख्यक आदिम जनजाति होने के साथ साथ क्या इन लोगों की अपनी शासन व्यवस्था थी? क्या इन लोगों की अपनी कोई संचालन करने का तरीका था? तो हम देखेंगे कि प्रत्येक गांव में इन लोगों का एक जाति पंचायत होती थी। प्रत्येक गांव में इन लोगों का क्या होता था? जाति पंचायत होता था। अगर हम बात करें इस परहिया का, तो इन लोगों का प्रत्येक गांव में क्या होता था? जाति पंचायत होता था। ये प्रत्येक गांव में जाति पंचायत होता था, इसे याद रखेंगे। लेकिन हालांकि आप याद रखें कि जाति, ये जो गांव का जो देखने का, जो गांव को देख रेख करने का जो जिम्मेवारी दी गई थी, वह कौन था? उस व्यक्ति को खूंट कहा जाता था, उस पद को खूंट कहा जाता था, खूंट को दिया जाता था। मतलब जो गांव का जो संचालन होता था, जो गांव के संचालन करने के लिए या संचालन की जो भूमिका निभाता था, वह कौन करता था? खूंट। मतलब गांव की संचालन करने की भूमिका कौन निभाता था साथियों? तो खूंट निभाता था। कौन? खूंट। इसे याद रखेंगे, खूंट। तो मतलब जो भी ग्राम पंचायत जो संचालन करने की जो जिम्मेवारी थी ग्राम पंचायत की, वो किसकी होती थी? खूंट की होती थी। तो इसे याद रखेंगे, खूंट। अब ये जाति पंचायत है, इस जाति पंचायत को कहा जाता था भैयारी। क्या कहा जाता था? भैयारी। समझिएगा, टर्मिनोलॉजी है, यही सब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि
परहिया जनजाति शासन व्यवस्था में जाति पंचायत को किस नाम से पुकारा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो जाति पंचायत को जो जाना जाता है उसको हम लोग बोलते हैं भैयारी। क्या बोलते हैं साथियों? भैयारी। भैयारी या जाति गोठ, इसी को बोलते हैं जाति गोठ। क्या बोलते हैं? जाति गोठ। जाति गोठ, ठीक है। मतलब इस जाति पंचायत को हम लोग क्या बोलेंगे? भैयारी या जाति गोठ। इसे हम घेर देते हैं बराबर। हम इसलिए बार बार लेक्चर में हम लिख देते हैं क्योंकि इसको कहा जाता है इक्वल है। मैथ्स में आप समझ पा रहे होंगे, इसलिए हम इक्वल लिख दे रहे हैं। इसलिए आप ये नहीं कहिएगा कि गणित पढ़ाने लगे सर। यहां देखिएगा कि जाति पंचायत जो है, जाति पंचायत को किस नाम से पुकारा जाता है परहिया जनजाति शासन व्यवस्था में? तो भैयारी या जाति गोठ के नाम से पुकारा जाता है। यहां तक आप क्लियर है? तो अब जो जाति पंचायत की जो व्यवस्थाएं हो रही थी, अब यहां देखेंगे कि प्रत्येक गांव में होता था। अब गांव में क्या होने लगा? इस समाज में परहिया जनजाति में एक अंतरग्राम संगठन का निर्माण किया गया, अंतरग्राम समाज का, अंतरग्राम पंचायत का निर्माण किया गया। अब यहां देखेंगे कि एक 8-10 गांवों को मिलाकर के अंतरग्रामीण, ठीक है, पंचायत का निर्माण किया गया। ठीक है, अंतरग्राम पंचायत का निर्माण किया गया। कितने गांव साथियों? 8 से 10 गांवों को मिलाकर के एक संगठन या एक पंचायत का निर्माण किया जाता था। उस पंचायत का नाम होता था अंतर ग्रामीण पंचायत। हम इसलिए तीर यहां लिख दे रहे हैं क्योंकि ये गांव से ही सम्मिलित है, इसलिए हम बार बार हम इसको तीर से दर्शा रहे हैं। तो आप इसे जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं वैसे वैसे आप याद रखेंगे। तो 8 से 10 गांव के समूह को क्या कहा जाता था? अंतर ग्रामीण पंचायत। क्या? अंतर ग्रामीण पंचायत। क्या कहा जाता था? अंतर ग्रामीण पंचायत। इसको याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसे, इस अंतर ग्रामीण पंचायत को परहिया जनजाति के लोग जिस नाम से पुकारते थे उसका नाम था कारा भैयारी। क्या नाम था? कारा भैयारी। ये बड़ा भयानक नाम है कि नहीं? इस अंतर ग्रामीण पंचायत को हम लोग पुकारते थे किस? कारा भैयारी। ठीक है, कारा भैयारी के नाम से जाना जाता है। क्या? अंतर ग्रामीण पंचायत। याद रखिएगा, जाति पंचायत का नाम भैयारी, जबकि अंतर ग्रामीण पंचायत का नाम कारा भैयारी। ये कारा, रंग को भी लिख दिया, काला लिखना चाहिए था इसको, लेकिन कारा लिख दिया है। लेकिन खैर, ये जो कारा भैयारी है, तो ये कारा भैयारी आपका कौन सा, किसे कहते हैं? कारा भैयारी किसको बोलते हैं? अंतर ग्रामीण पंचायत को। अब अंतर ग्रामीण पंचायत कितने गांव के समूह होता है? 8 से 10 गांव के समूह होता है। ठीक है, लेकिन इन समूह को जो रेगुलेट करने वाला है, जो संचालन करने की जो भूमिका है, ये आपका खूंट है। कौन? खूंट। याद रखिएगा, क्योंकि ये सब गांव का जो रेगुलेट करता है, भूमिका जो निभाता था, ये आपका खूंट था। इसे भी याद रखेंगे, खूंट। गांव का संचालन करता था खूंट। अब हम यहां बात कर रहे हैं कि अगर इन लोगों की जो अपनी शासन व्यवस्था थी, पद्धति थी, तो इन लोगों का अपना एक जो गांव पंचायत होता था, इन लोगों का जो अपना गांव पंचायत होता था, उसका जो प्रमुख होता था गांव पंचायत का, तो गांव पंचायत के मुखिया जो होता था वह होता था कौन? महतो। गांव पंचायत का जो मुखिया होता था वह कौन होता था? महतो। हम यहां लिख दे रहे हैं, गांव पंचायत, इन लोगों का अपना एक गांव पंचायत होता था, अर्थात ग्रामीण पंचायत होता था, गांव पंचायत होता था। इस गांव पंचायत के मुखिया को, इस ग्राम पंचायत के मुखिया को, इस ग्राम पंचायत के मुखिया को हम लोग क्या बोलते हैं? महतो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महतो। ये तो हम देख रहे हैं कि यह जो महतो है, क्या है? गांव पंचायत के जो प्रमुख होते थे, जो मुखिया होते थे, वह कौन होते थे? महतो। या उसी को कहा जाता था, या प्रधान भी, महतो या प्रधान कहा जाता था। प्रधान, ठीक है, महतो या प्रधान। हालांकि इसे याद रखेंगे कि महतो का जो काम होता था, महतो का जो काम होता था, आप देखेंगे इनके भी कोई, इनके सहयोगी थे। इनके सहयोगी कौन थे? 2 सहयोगी थे। 2 सहयोगी। एक तो आप देख रहे हैं, सहयोगी हम नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। महतो के 2 सहयोगी कौन कौन थे? एक था कहतों और एक था खतों। कहतों
और एक उसी को कहते हैं खतों। ठीक है, उसी को कहते थे कहतों और उसी को बोला जाता है खतों। तो महतों का जो सहयोगी था उस सहयोगी का नाम है कहतों और उसी को कहतों को किस नाम से पुकारा जाता है? एक आपका खतों। तो ये जो खत लिखने वाला काम नहीं होता था, हालांकि इसे खत नहीं लिखते थे हम लोग, ये कहतों या खतों, खतों एक पद था, तो वो सहयोगी के रूप में किसका काम करता था? महतों, क्योंकि महतों था तो लगा रहा था इस सब जनजाति शासन व्यवस्था लोग, तो कहतों और ये खतों। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हम लोग महतों के सहयोगी को देखने का प्रयास किए, जानने का प्रयास किए। अब हम बात करें कि ये महतों जो थे धार्मिक से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होते थे उसका दिशा निर्देश देते थे। कौन? महतों। जो भी धार्मिक से संबंधित बातें होती थी, पूजा अर्चना होती थी, वो कौन कराता था? तो आपको याद होना चाहिए महतों इसका क्या करता था? निर्देश देता था, आदेश देता था। तो यहां देखेंगे कि ये जो संपादन करता था अर्थात निर्देशन देता था वह कौन करता था? महतों। हालांकि विकट परिस्थिति में अगर संकट की घड़ी आ जाती है इस शासन व्यवस्था में, इस समय में अगर संकट की घड़ी आती थी तो बैगा जो था, बैगा द्वारा क्या किया जाता था? बैगा द्वारा देवी देवताओं की पूजा अर्चना के लिए क्या करते थे? ये सलाह देते थे। क्या करते थे? सलाह देते थे। ये बैगा का क्या काम था कि संकट के समय में अगर इस समाज में कोई संकट हो गई हो या कोई विपदा आ गया हो तो ऐसी परिस्थिति में इसका क्या काम था? इसको निर्देश देना था। किसका? बैगा का। बैगा क्या निर्देश देता था? निर्देश ये देता था कि आप लोग जाकर के देवी देवता का पूजा अर्चना कीजिए। ये दिशा निर्देश देता था। पूजा अर्चना करने का निर्देश जो देता था वह बैगा देता था। क्लियर है आप लोग? बैगा देता था। हालांकि महतो जो था वह धार्मिक से संबंधित निर्देशन जरूर देता था, लेकिन जब ये विकट संकट आती थी तो ये ना देकर के निर्देश कौन देता था? बैगा। याद रहेगा आप लोग को? ठीक है, बैगा के द्वारा दिया जाता था। अब इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसकी भाषा की, बात करते हैं। तो इसकी जो भाषा थी वह भाषा सदानी। इसकी भाषा जो थी, इस भाषा, इन लोगों का जो भाषा था उस भाषा का नाम है सदानी। इन लोगों की भाषा क्या है साथियों? सदानी। इक्वल कर दे रहे हम यहां, भाषा जो है इन लोगों की सदानी है। तो एक बात याद रखिएगा कि परिया जनजाति की जो भाषा है वह कौन सा है? सदानी है। तो परिया जो है ये आप याद रखेंगे कि भाषा इनकी सदानी है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये परिया जनजाति शासन व्यवस्था इस प्रकार से अपना संचालन कर रही थी, समाज को रेगुलेट कर रही थी, समाज को रेगुलेट कर रही थी। ठीक है, तो समाज को रेगुलेट कर रही थी। एक बात यहां और है कि परिया भाषा को एक नाम से और जाना जाता था, एक नाम से और जाना जाता है, उसको बोलते हैं पड़ोइसा। पड़ोइसा मतलब परिया भाषा को क्या बोलते हैं हम लोग? परिया भाषा को जो बोलते हैं वह है पड़ोइसा। पड़ोइसा कहा जाता है। पड़ोइसा मतलब परिया जनजाति की भाषा को क्या कहा जाता है? एक नाम से और पुकारा जाता है, पड़ोइसा। क्या? पड़ोइसा। और आपका तो भाषा यहाँ सदानी है, लेकिन परिया जनजाति की भाषा को एक नाम से और पुकारा जाता है। यह भाषा है, एक अन्य भाषा जो हम लोग बोलेंगे उसको बोलाता है, भाषा को क्या बोला जाता है? पड़ोइसा। सिंपल सी बात, समझने वाला बात यहां है कि पड़ोइसा परिया भाषा को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परिया भाषा को पड़ोइसा कहा जाता है। इतना याद रहेगा आप लोग को? गुड। परिया जनजाति की भाषा को क्या कहा जाता है? पड़ोइसा। परिया जनजाति की भाषा कौन सी भाषा है? सदानी। क्लियर है? दोनों आप लोग याद रखिएगा। इस प्रकार से हम लोग परिया जनजाति व्यवस्था को हम लोग देखने का काम किए। अब धीरे धीरे हम लोग देखते हैं और ये अंतिम जो लास्ट हम लोग देखेंगे। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि परिया जनजाति शासन व्यवस्था कंप्लीट हो गया, परिया शासन व्यवस्था। अब अगला इसके क्रम में आगे देखेंगे महली जनजाति शासन व्यवस्था। महली जनजाति शासन व्यवस्था जो आपके जो आपके शासन व्यवस्था का अंतिम व्यवस्था है, जनजाति शासन व्यवस्था को हम लोग देखेंगे। उस जनजाति का है महली जनजाति शासन व्यवस्था। महली जनजाति
शासन व्यवस्था, महली जनजाति शासन व्यवस्था। ठीक है, महली जनजाति शासन व्यवस्था। अब इस महली जनजाति शासन व्यवस्था हम लोग देखेंगे कि यह जो महली जनजाति शासन व्यवस्था है, यह जो है जिस प्रकार से हम लोग देखें कि उन लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से समूह रखते थे, लेकिन ये जो है द्रविड़ से, किससे, द्रविड़ प्रजाति की जनजाति है, ये द्रविड़ प्रजाति की, द्रविड़ प्रजाति की जनजाति है, द्रविड़ प्रजाति की जनजाति है। यहां आप इस तरीके की द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है आपका महली जनजाति, ये आपका देख रहे हैं कि द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है। अब हम यहां इसका अगर हम क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र देखेंगे आपका, ये आपका क्षेत्र अगर हम देखें तो लातेहार, कौन सा, लातेहार जिला, लातेहार, ठीक है, लातेहार है, गुमला है, हजारीबाग, सिंहभूम, रांची, ये सारा जो आपका है लातेहार, गुमला, हजारीबाग, सिंहभूम, रांची और एक आपका संथाल परगना, वहां भी पाया जाता है कुछ कुछ संथाल परगना। कौन सा, संथाल परगना। यहां आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है उतना, ये जो क्षेत्र हम लिखा दे रहे उतना सब लेवल कॉमन है, उतना वहां से सवाल आपका एग्जामिनर कभी नहीं पूछ सकता है, कभी भी नहीं पूछेगा, क्योंकि ये सारा याद करने पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, औचित्य नहीं बनता है। जो आपका जो सवाल बनाएगा वो आपका देख रहे हैं टर्मोलॉजी का, जो हरेक जनजाति का जो खास बात है, जो हरेक जनजाति का अपनी जो शासन व्यवस्था का जो पद है, उन सारे पदों से सवाल पूछा जाने की संभावना बनती है, उसे आप जरूर याद रखेंगे। हालांकि इसका भी क्या था, सामाजिक व्यवस्था था, क्या था, इसका भी सामाजिक पंचायत व्यवस्था था, इसका भी सामाजिक पंचायत व्यवस्था मौजूद था, पंचायत व्यवस्था मौजूद था, लेकिन मौजूद तो था लेकिन उतना विकसित नहीं था, उतना डेवलप नहीं था। तो सामाजिक पंचायत व्यवस्था यहां मौजूद था, और इसी सामाजिक पंचायत व्यवस्था जो था, सामाजिक पंचायत जो था, ये सभी गांव के सभी मामलों को क्या करते थे, सामाजिक अपराधों का सॉल्व करते थे, सामाजिक मामलों का हल करते थे। मतलब सामाजिक मामला मतलब क्या, जो अपराध करता था, जो घटना होती थी, चोरी, विवाह जैसे संबंधित घटनाएं, यौन संबंध जैसी घटनाएं, तलाक, डायन, ये सारी बताएं जो प्रथाएं हैं, उनसे संबंधित जो भी घटनाएं घटती थी, वो सारा जो फैसला, जो सारा जो देता था, जो पंच के रूप में जो सामाजिक मामला को निपटारा करता था, वह पंचायत, सामाजिक पंचायत करता था, इसी के अंडर में था। लेकिन इसके प्रधान को हम लोग बोलते हैं, इस पंचायत व्यवस्था का, इस पंचायत व्यवस्था के प्रधान को हम लोग क्या बोलते हैं, परगणित। क्या बोलते हैं, परगणित। इसे याद रखेंगे। इस सामाजिक व्यवस्था में देखेंगे कि इसके जो प्रमुख होते हैं वह होते हैं परगणित, परगणित, परगणित। क्या होता है, परगणित होता है। इसके प्रधान को हम लोग क्या बोलते हैं, परगणित बोलते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि पूरे समाज, कोई पूरे जनजाति की समाज का जो प्रमुख होता था, इस पूरे जनजाति समाज का जो प्रमुख होता था, जो संताल क्षेत्र का जो प्रधान होता था, ठीक है, प्रमुख कौन होता था इस समाज का, देखेंगे हम यहां लिख दे रहे हैं, संथाल क्षेत्र का प्रमुख, जो संथाल क्षेत्र का जो प्रमुख होता था, प्रधान होता था, कौन, परगणित जो होता था। कौन सा, परगणित। संथाल क्षेत्र का प्रधान या प्रमुख परगणित, परगणित। संथाल क्षेत्र का प्रधान जो होता था परगणित होता था। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि मुंडा क्षेत्र का जो प्रधान होता था, मुंडा क्षेत्र का प्रधान, मुंडा क्षेत्र के प्रधान महली जनजाति का प्रधान होता था, मुखिया होता था। क्लियर है आप लोग,
यहां देखिएगा मुंडा क्षेत्र का प्रधान, हम यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं, बताना ये चाह रहे हैं साथियों कि ये महली जनजाति शासन व्यवस्था, इन महली जनजाति शासन व्यवस्था का जो प्रमुख होता था वह कौन होता था, जो संथाल क्षेत्र का प्रधान परगणित होता था वो होता था, और साथ साथ मुंडा क्षेत्र का जो प्रधान होता था, जो मुखिया होता था, वही व्यक्ति इस महली का मुखिया होता था। वही क्या होता था, महली का मुखिया होता था। तो वही होता था, ये दोनों किसका मुखिया होता था, ये दोनों जो होता था, ये दोनों मिलकर के, ये दोनों का मुखिया महली का मुखिया होता था, महली का मुखिया प्रधान, समझ पा रहे हैं, ये दोनों का मुखिया। मुंडा क्षेत्र का प्रधान जो होता है, प्रधान जो होता है, जैसे मुंडा मानकी हम लोग बोलते थे मुंडा में, तो वही मुंडा मानकी जो था वो मुंडा मानकी महली का मुखिया है, और ये संथाल क्षेत्र का जो प्रधान था वो परगणित था, ये परगणित भी महली का मुखिया, ये दोनों है। अब बात करते हैं ये महली का मुखिया, अब इनकी ये जो इनकी शाखा 5 शाखा, मतलब उपजातियों में छोटी छोटी जातियां, 5 उपवर्ग में डिविजुअल है, बांटा, ये विभाजित है, 5 भागों में ये बटा हुआ है, 5 भागों में ये क्या बटा हुआ है। अब देखेंगे कि ये जो हम लिख रहे हैं महली, तो यहां महली की बात कर रहे हैं तो ताती, कौन सा, ताती। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहां, एक मिनट, चल नहीं रहा है, थोड़ा सा क्या दिक्कत हो जाता है। ताती, महली, मुंडा महली, बास्फोर महली, बास्फोर महली। यहां याद रखिएगा कि यह जो बास्फोर महली है, इनका जो प्रमुख व्यवसाय था, प्रमुख व्यवसाय क्या था, इसका टोकरी था। प्रमुख व्यवसाय क्या था साथियों, टोकरी बनाना। क्या, टोकरी, क्या, टोकरी बनाना इसका प्रमुख व्यवसाय था, बास्फोर महली का। ये बास्फोर के बाद हम लोग देखेंगे पातर, कौन, पातर, पातर महली है। और एक आखिरी जो हमारा महली बचता है वह है सुलुखी महली, सुलुखी, सुलुखी महली, कौन सा, सुलुखी महली। अब यहां देख रहे हैं कि ये सुलुखी महली, पातर महली, बास्फोर महली, मुंडा महली, ताती महली, ये 5 उपवर्गों में ये बांटा गया। अब इनकी हम देखें, इसका भाषा अगर देखें तो भाषा इनका 2 तरह की भाषा बोलते हैं, एक आपका हिंदी और एक आपका सदानी। एक आपका कौन, सदानी, और दूसरा हिंदी। सदानी और हिंदी इसकी अपनी भाषा है, महली जनजाति बोला जाता है, ठीक है, महली जनजाति। अब इन लोगों का जो अधिकांश जो ब्लड ग्रुप है, अधिकांश ब्लड ग्रुप, अधिकतर जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप जो पाया जाता है वह अधिकांश ब्लड ग्रुप, अधिकतर जो ब्लड ग्रुप मिलता है साथियों वह बी मिलता है। क्या मिलता है, बी मिलता है। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है महली जनजाति शासन व्यवस्था कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का। अब हमारा भी देख रहे हैं कि ये हम लोग देखे कि महली जनजाति का सदानी भाषा है और हिंदी भी है सम्मिलित रूप से। क्लियर है आप लोग, वेरी गुड। अब हम यहाँ बात करेंगे इन लोगों का जो ब्लड ग्रुप है बी। अब इस प्रकार से आज का जो क्लास है वो आपका जितने भी आपका जनजाति शासन व्यवस्था था वो आज पूरा तरह से समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसका जो हम लाएंगे, इसका क्वेश्चंस हम लाने का प्रयास करेंगे। आप लोग जरूर वहां आप लोग आइएगा और उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप लोग नेक्स्ट क्लास में आगे की बातचीत करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।